स्वागत दोस्तों आपका चैनल से जुड़े के साथ आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार किया है जोरदार तरीके का आंदोलन। बताएंगे कितने बड़े बड़े नेता मौजूद रहे हैं दोस्तों और किस तरीके सदन के अंदर भाजपाइयों को जोरदार तरीके से अडानी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने घेरा है। इसके साथ में पहली बार ब्लैक टी शर्ट पहनकर किया जोरदार विरोध, तो बीजेपी के लोगों को लगने लगा बुरा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। बताएंगे आपको तस्वीरों में साफ तौर पर अमित शाह के आगे प्रियंका गांधी डोमिनेशन करती नजर आ रही। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में सदन में गूंजा है अडानी ही अडानी, हर जगह अडानी का नारा, और एकनाथ शिंदे ने शपथ लेते ही भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ा दी है दोस्तों। बताएंगे गृह मंत्रालय के नाम पर क्या एक साथ शिंदे के सारे लोग देंगे इस्तीफा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में अमित शाह ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री और अमित शाह के बीच में फूट की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग करके क्या राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह। बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ी थ्योरी चल रही है दोस्तों। इसी के साथ में लालू यादव ने अपने सबसे बड़े सहयोगी को मनाने का काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कांग्रेस पार्टी के भी कई सारे मंत्री बने हैं। बताएंगे किस किसने शपथ लिया है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी में जाने वाली कांग्रेस पार्टी की विधायिका को अब कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। बताएंगे विधायकी रद्द करने का ये पूरा मामला, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले एक और बीजेपी को तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी ने दिया। इसी के साथ में संसद के अंदर भाजपा के लोगों के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी के लोग सरकार गिरने का डर दिखाने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में जगत गुरु शंकराचार्य के साथ साथ अब राम भद्राचार्य के बीच विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। बताएंगे देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की बड़ी अपडेट है, करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन चाहता है और कोने कोने से बदलाव की बयार के संकेत मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर पहली बार सदन के अंदर मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जोरदार प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने काले कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, इस पर लिखा हुआ था कि मोदी अडानी एक है, अडानी तभी सेफ है। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी और अडानी दोनों एकजुट होकर देश को लूट रहे हैं, इस तरीके के गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पहले भी लगा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक है तो सेफ है वाला नारा दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये नारा बिल्कुल सही है, लेकिन एक है तो सेफ है ये अडानी और मोदी को लेकर कहा जाना चाहिए। अगर मोदी अडानी एक है तभी दोनों सेफ है, वरना देश के अंदर अडानी के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर भाजपाइयों के खिलाफ मोर्चा खोलकर एकदम सही काम किया है, तो अपनी राय जो लिखा दोस्तों। लोकसभा में अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन किया है दोस्तों। इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर सदन के अंदर लीडरशिप की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को देने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही राह पर कांग्रेस पार्टी निकल रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सदन में गूंजा अडानी ही अडानी, हर जगह अडानी, नीचे देखो अडानी, ऊपर देखो अडानी, वहां देखो अडानी, यहाँ देखो अडानी, केवल अडानी अडानी। और यही देश की सच्चाई है, हर चीज हर छोटे बड़े काम सब कुछ अडानी के हाथ सौंप दिए गए हैं। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर 5 दिसंबर बीते दिन काफी मान मुनब्बल के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले लिया है। यानी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलवा दिया है दोस्तों। लेकिन एकनाथ शिंदे 1 घंटे पहले तक शपथ लेने के लिए जाने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो इतने ज्यादा नाराज है कि भाजपाइयों से बात भी नहीं करेंगे, और हो सकता था कि पूरा शपथ ग्रहण समारोह ही धुल जाता दोस्तों। लेकिन जैसे तैसे एकनाथ शिंदे को मनाया गया, उन्होंने शपथ ले लिया, डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ले लिया है। लेकिन गृह मंत्रालय पर अभी भी अड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब जब विभागों का बंटवारा करेगी तब और ज्यादा पेच फंसता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकनाथ शिंदे को अब खुलकर भाजपा के नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए, वरना एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी की सरकार की पोल खोलनी चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी में पड़ी बड़ी फूट की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे दोस्तों। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे साफ साबित हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान, मोदी और शाह के बीच में जोरदार संघर्ष चल रहा है दोस्तों। 2 दिन पहले जब शिवराज सिंह चौहान को सदन के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फटकार लगाते हुए किसानों के हित में काम करने की बातें कही थी, तब लोगों को समझ में नहीं आया कि अचानक से जगदीप धनखड़ की भावना कैसे भड़क रही है और वो कैसे शिवराज सिंह चौहान को हिदायतें दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में 36 का आंकड़ा है दोस्तों। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह एक दूसरे को नजरअंदाज करते नजर आए। अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमित शाह सीएम योगी से हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी ओर से आ रहे शिवराज सिंह चौहान उनके सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाते हैं। हालांकि वीडियो में ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों ने जानबूझकर या नजरअंदाज किया है, लेकिन दोस्तों ये राजनीति में जो भी चीजें होती है सारी की सारी सोची समझी साजिश के तहत होता है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि आप लोग समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, कई बार अपना इमोशन भी उन्होंने दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जो गुजरात से आए हुए हैं मोदी और शाह दोनों ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में आने के लिए मजबूर कर दिया और
अब शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई थे तो शिवराज सिंह चौहान थे, जो 4-5 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी मोदी को बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान से मिल रही थी दोस्तों, तो शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अचानक से उपराष्ट्रपति भी शिवराज सिंह चौहान के पीछे पड़ गए थे। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति का बयान एक सहयोग है या फिर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक साजिश का बड़ा प्रयोग है? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने जगदानंद सिंह को लेकर कहा कि कहां गए ले जगता खेत के आर की और बैठल बाड़े का, यानी खेत पर जाकर बैठे हुए हैं क्या? कुल मिलाकर दोस्तों जगदानंद सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में तरह तरह के बयान चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जगदानंद सिंह ने जो इस्तीफा दिया है उससे आरजेडी को नुकसान होगा, लेकिन आरजेडी के नेता लालू यादव ने जगदानंद सिंह को मनाने का काम करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर बिहार में 25 में चुनाव होने वाले, उससे पहले लालू यादव ने बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को साथ में रखने का पूरा प्लान बना रखा है दोस्तों। साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में एक तरफा जीत दर्ज करने वाली इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले ली थी दोस्तों। अब हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया है। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी आरजेडी में मंत्रियों की संख्या को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन वो विवाद आज खत्म हो गया। हेमंत सोरेन की सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बने हैं। झारखंड के अंदर सरकार के कैबिनेट विस्तार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 विधायकों ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, तो दूसरी ओर आरजेडी के एक विधायक को बतौर मंत्री शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी का काफी वक्त तक मंत्रियों की संख्या को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में टकराव चल रहा था। साथ साथ दोस्तों सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए आदेश दे सकता है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनकी विधायिका भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल गई है और वो कांग्रेस पार्टी के विधायक के पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे रही है, यानी एंटी डिफेक्शन का जो लॉ उनके अगेंस्ट लगना चाहिए उससे बचने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देती है और कांग्रेस पार्टी से अलग थलग हो गई है, तो अब उनको कांग्रेस पार्टी अपना विधायक नहीं मानती है, इसीलिए उनको अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे बागी नेताओं के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जानी चाहिए, करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मस्ट है ताकि हमें लगातार कॉन्फिडेंस मिलता रहे और आपको सारी बड़ी अपडेट आगे भी पहुंचाते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने पक्ष में समीकरण को साधने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। इसी के तहत बुधवार को बीजेपी के नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव में कुछ समय बचा हुआ है। उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आरक्षित सीट पटेल नगर से चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने उन्हें हरा दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में राम रतन को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया गया। प्रवेश रतन जाटव समुदाय से आते हैं दोस्तों। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद ने इसी साल आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया था। जुलाई महीने में आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों एक के बाद एक तगड़े तरीके से नई ज्वाइनिंग हो रही है। साथ साथ संसद के अंदर शीतकालीन सत्र में निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनके सारे के सारे विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को झारखंड में जीत मिल गई, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा है कि क्या आप खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली ताकतों से मिले हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों निशिकांत दुबे वही भाजपा के नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनके क्षेत्र में भाजपा को मिली हार के बाद तय हो गया है कि वो भाजपा के केवल उपकार मारने वाले नेता है। उनके पास कुछ भी नहीं है, एक नेता के तौर पर लोग उनको जानते भी नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को बंपर जीत मिल रही है। इसका मतलब लोग निशिकांत दुबे से नाराज है। उनके लोकसभा क्षेत्र के लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और इसके बावजूद उनको 2-4 काम करने चाहिए अपने क्षेत्र में आकर, तो यहाँ आकर संसद में बड़ी बड़ी बातें और राहुल गांधी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी खुश हो जाए, मंत्रिमंडल में शामिल कर दे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों निशिकांत दुबे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। साथ साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य ने डिमांड की है कि शंकराचार्य जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विफल नीतियों पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्य के खिलाफ एक बाबा को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। राम भद्राचार्य वही साधु संत है जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ टिप्पणी की थी दोस्तों और भाजपाइयों के बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आते हैं। जब आदि शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए हैं तो उल्टा उन्हीं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने तक की बातें चल रही है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले कई सारे साधु संत अपनी लिमिट पार करते हुए शंकराचार्य को भी निशाने पर लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को जस्टिफाई करने की कोशिश और एक तरीके से विरोधियों को निपटाने के प्रयास जैसे बयान दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सीएम बनने के लिए अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाते थे एकनाथ शिंदे। शिवसेना यूबीटी के अखबार सामना में एक बड़ा दावा करते हुए कहा गया है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अमित शाह के घर पर जा जाकर गिड़गिड़ाए थे दोस्तों, यानी गिड़गिड़ाकर मुख्यमंत्री का पोस्ट मांग रहे थे एकनाथ शिंदे, लेकिन भाजपा ने कोई भी उनका रिस्पेक्ट नहीं किया और एक मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर अपने नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। जो भी बीजेपी के साथ गठबंधन में गया है आज तक उन सबका इसी तरीके का हाल हुआ है दोस्तों।
दोस्तों। और इसी के साथ में सुप्रिया शिंदे ने भी निशाना साधते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे क्रम में लेटेस्ट हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा हुआ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के साथ, उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ, तमिलनाडु में AIADMK के साथ और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी सबसे पहले अपने साथ वालों को निकलती है और धीरे धीरे करके भाजपा इसी प्लान पर काम पूरे देश भर के अंदर कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपाइयों की हरकतें अब धीरे धीरे करके विपक्ष के लोगों को समझनी चाहिए, जो आज भी बीजेपी के साथ जाने को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। साथ साथ एकनाथ शिंदे के नेता उदय सामंत ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। सामंत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे अगर शपथ नहीं लेंगे तो शिवसेना का विधायक कोई भी शपथ नहीं लेगा। दरअसल एकनाथ शिंदे लगातार गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपाई देने को तैयार नहीं है। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव भर जिन बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर वोट मांगा गया, उन बाला साहब की फोटो अब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हटा दी गई है। कई सारे विज्ञापन छपे थे, यह विज्ञापन बीजेपी की ओर से जारी किया गया था। एकनाथ शिंदे अपना सम्मान तो नहीं करवा पाए, कम से कम बाला साहब ठाकरे के अपमान के दोषी जरूर बन गए हैं। यानी भाजपाई जो शपथ की बातें कर रहे थे और उन्होंने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवाए थे, अखबारों में ऐड दिया था, उसमें सारे महापुरुषों की तस्वीरें हैं दोस्तों, लेकिन बाला साहब ठाकरे की तस्वीर गायब कर दी गई है। यानी भाजपा शिवसेना को महापुरुषों से भी दूर करने की कोशिश कर रही है और शिवसेना UBT और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच में बाला साहब ठाकरे के लेगेसी को लेकर ही आपस में लड़ाई चल रही थी दोस्तों। लेकिन भाजपा ने धीरे धीरे करके अपने पोस्टर से ही बाला साहब ठाकरे को हटाना शुरू कर दिया है दोस्तों, जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का खुलासा करता है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी महापुरुषों का इस्तेमाल किया और वोट बैंक के लिए करती है तो अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों। इसी के साथ में झारखंड के अंदर सरकार ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया है दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और RJD की सरकार ने फैसला लिया था कि वो महिलाओं के सम्मान राशि को बढ़ा देंगे। सरकार बनी 11 दिसंबर से महिलाओं के खाते में अभी 1100 की जगह 2500 रुपए भेजे जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की ओर से साफ तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया। साथ मायावती की पार्टी के वरिष्ठ नेता के लड़के की शादी अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक की बेटी से हुआ। अब मायावती की पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता को पार्टी से निकाल दिया है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाकर यह फैसला लिया गया है दोस्तों। सवाल यह है कि क्या राजनीति में BSP इतना ज्यादा इनटॉलरेंट है कि अगर किसी पार्टी के नेता का दूसरे पार्टी के नेता के साथ कोई संबंध जुड़ जाए तो वो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता कर दे, वो भी शादी हुई थी मात्र। दोस्तों आपकी क्या राय है इस तरीके की कार्रवाई पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जेल से बाहर आ गया एक और भाजपा का पूर्व नेता बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर। दिल्ली के हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा के आधार पर 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, जो 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से गैंग रेप के मामले को लेकर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। भारतीय जनता पार्टी से इसका नाता था, कई सारे सवाल उठे थे दोस्तों और काफी संघर्ष के बाद इसको सजा मिली थी। साथ साथ पंजाब में किसानों की पुलिस से हिंसक झड़प हो गई है। SHO के दोनों हाथ टूट गए हैं, कई अफसर घायल हो गए हैं दोस्तों। पंजाब में किसानों और पुलिस के बीच में मानसा में हिंसक झड़प हो गई। किसान संगरूर से बठिंडा के गांव ले आने जा रहे थे। किसान यहां गुजरात की गैस पाइपलाइन बिछाए जाने का विरोध कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिला है। कुल मिलाकर पंजाब के अंदर किसानों को बार बार किसी न किसी तरीके से परेशान जरूर किया जाता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गुरुवार को तब टकराव की स्थिति बन गई जब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर देशद्रोह होने का आरोप लगा दिया। विपक्ष के नेता ने कहा कि अमेरिकी कुछ एजेंसी और अरबपति जॉर्ज सोरोस को खतरनाक त्रिकोण में शामिल कर दिया, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा राहुल गांधी को लेकर कही गई बातों पर हम विरोध जाहिर करते सबसे अपमानजनक शब्द कहा गया है और पूरे विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और संबित पात्रा को भी आगे करके विवादित बयान दिलवाए गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर जब जब अडानी पर सवाल खड़े हो रहे तब तब भाजपा के लोग सोरोस का नाम लेकर आ जाते हैं और विपक्ष को सोरोस से जोड़कर कहते हैं कि सोरोस की साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि पूरे देश की जनता को पता है कि अडानी हर जगह छाए हुए हैं। ऐसा कुछ चमत्कार तो देश में हुआ नहीं है कि अडानी को ही सारे प्रोजेक्ट मिलने लगे दोस्तों। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर सांठ गांठ का मामला है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर सरकार पर सवाल उठाना पूरी तरीके से लाजमी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के साथ अडानी के करीबी रिश्ते भी पहले खुलकर सामने आ चुके हैं और अडानी पर एक के बाद एक हिंडनबर्ग से लेकर अब अमेरिका के कोर्ट तक में मामले चले गए। इसके बावजूद भाजपा के लोग इस पर विपक्ष की बात सुनना तो दूर की बात उल्टा विपक्ष को ही विदेशी एजेंट बताने के पीछे जुट गए हैं। साथ साथ दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज है दोस्तों। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी से बड़ी खबर सामने आई है। सादरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखते हुए कहा है कि मैं विनम्रता पूर्वक आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में सादरा के विधानसभा के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने कुशलता पूर्वक अपना दायित्व निभाया है। आपने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। पार्टी और सभी विधायकों ने भी बहुत सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने लिखा कि अपनी आयु के कारण अब मैं खुद को राजनीति से अलग करना चाहता हूं। सादरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के टिकट पर रामनिवास गोयल ने लगातार 2 बार चुनाव जीता। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास गोयल ने बीजेपी के प्रत्याशी को 5294 वोट से हरा दिया। इससे पहले 2015 के चुनाव में 58,523
मतों से उनको जीत मिली थी दोस्तों। यानी पिछली बार काफी कम अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन कई सालों से लगातार चुनाव जीते आ रहे हैं और 1993 में बीजेपी के टिकट पर ही रामनिवास गोयल ने जीत दर्ज की थी। 15 सालों तक बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट चुनाव जीतता आया है। क्या आपको लगता है कि वरिष्ठ नेता के चुनाव न लड़ने का फायदा विपक्ष के लोगों को होगा? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गुजरात के कच्छ में पकड़ी गई फर्जी ईडी की टीम 12 सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें कि ईडी वालों पर पहले ही गंभीर आरोप लगे हैं कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। अब फर्जी ईडी की टीम भी देश में बनने लगी है दोस्तों, और छापेमारी भी करने लगे हैं ये लोग। 12 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि अगर ईडी का कोई अधिकारी किसी नेता के घर पर छापेमारी करने के लिए जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो असली या नकली अधिकारी होगा? कुल मिलाकर ईडी ने जिस तरीके का आतंक कुछ दिनों में मचाया है, जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के हथकंडे के तौर पर काम किया है, तो कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। अब फर्जी ईडी के अधिकारी पकड़े जाने के बाद तो और भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए पूरे संस्थान पर। साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के अंदर गौमांस परोसने और खाने पर बैन लगा दिया। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक में गौमांस सेवन पर मौजूदा कानून में संशोधन करके नए प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक स्थलों पर गौमांस परोसे जाने और खाने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अब इस फैसले का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्वागत किया है दोस्तों। मौलाना रजवी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमानों से एक बड़ी अपील है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने असम में बीफ पर बैन लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि कोई मुस्लिम बीफ ना खाए। अगर बीफ नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना रजवी ने आगे कहा कि मैं तो असम के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि बीफ खाए बगैर अपनी जिंदगी गुजारे। मौत और जीवन खुद के हाथ में है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे मामले आजकल सामने आते रहते हैं, और इसके बाद अब ये असम की नई अपडेट है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीफ बैन को लेकर कई बार विवाद शुरू हुए, तो देखते हैं क्या ये मामला सही से सॉल्व हो पाएगा। साथ साथ दोस्तों 2-3 घंटा द हमके टाइम तो लागी। लोकसभा के अंदर रवि किशन ने भोजपुरी बोलते हुए स्पीकर से 2-3 घंटे का समय मांगा है, यानी लालू यादव की तरह भाषण देने की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे गोरखपुर के सांसद रवि किशन। लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि भोजपुरी बोलना और भोजपुरी में लोगों को कनेक्ट करने का केवल एक ही कला कोई व्यक्ति अगर कोई एक जानता था तो वो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव थे दोस्तों। रवि किशन कितनी कोशिश कर ले एक एक्टर के तौर पर ही जाने जाएंगे, और लोगों को उनके सीरियस बात में भी लगेगा कि एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली है जो लोगों को पची नहीं है। और आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, भोजपुरी में भाषण देने और लोगों से सीधा कनेक्ट बनाने में क्या आप लालू यादव के आसपास भी किसी नेता को देखते हैं? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के स्थित अयोध्या में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा का जिक्र करते हुए डीएनए की बात कही है। इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। सीएम के इस बयान पर चारों ओर सियासी बयान का दौर शुरू हो गया। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। सपा के सांसद ने सीएम को अपना डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप डीएनए की बात ना किया करें। डीएनए की बात मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है भगवा पहन करके। अगर डीएनए की बात है, टेस्ट की बात है, तो मैं अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। सीएम के इस बयान पर सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि योगी जी राम के नहीं है। इस चुनाव के परिणाम में अयोध्या की जनता भगवान राम का संदेश है कि योगी जी राम के नहीं है। उनसे पूछिए कि लखनऊ में जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है उसे क्यों नहीं बनने दिया गया? 8 साल में वह काम पूरा नहीं हुआ। जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर लोग के द्वारा किए जा रहे माल्यार्पण ना करने दिया, इसके लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी। समाजवादी महापुरुषों के बारे में कब से ये लोग बात करने लगे? कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक बार फिर अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से वैश्विक नगरी के रूप में नई पहचान को लेकर आगे बढ़ रही है। याद कीजिए कैसे इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से 500 साल के बाद भगवान राम दोबारा मंदिर में विराजमान हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान डीएनए को लेकर जो सवाल खड़ा किया है दोस्तों, इस पर अब जोरदार तरीके से विवाद भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर इसी तरीके का डीएनए वाला बयान नीतीश कुमार के खिलाफ मोदी ने दिया था, तब से वो पछता रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर भाजपा तब से लगातार 100 का आंकड़ा प्राप्त करने में संघर्ष कर रही है दोस्तों। और 2015 के चुनाव में तो बीजेपी का पूरी तरीके से भ्रम टूट गया था, और विधानसभा के चुनाव में लोगों ने बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया। साथ साथ 18वीं लोकसभा के सीटिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव ने बैठने की नई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर किया। अयोध्या से सीनियर सांसद अवधेश प्रसाद को पीछे जाने पर ऐतराज जताया गया है दोस्तों। अवधेश प्रसाद पहली पंक्ति में राहुल गांधी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव के बगल में बैठा करते थे, उनको पीछे की पंक्ति में बिठाया गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग अयोध्या के सांसद से जानबूझकर ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या के सांसद ने ही भाजपा की किरकिरी करवा दी थी और बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया था दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि अयोध्या के सांसद दलित समाज से आते हैं और उन्होंने राम की नगरी अयोध्या के अंदर भाजपा को शिकस्त देकर स्पष्ट तौर पर एक मैसेज भेज दिया था कि राम मंदिर जहां बना वहीं पर बीजेपी से लोग नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने राम भक्त नहीं माना है दोस्तों। और इसके बाद अब कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद को ही अपमानित करने के लिए पीछे की सीट दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि अवधेश प्रसाद को आगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ में बैठने का मौका मिलना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जो पहले का सेटिंग प्लान था उसी प्लान के तहत आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के लोग खान अभिनेताओं से काफी चिढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद शपथ
शपथ ग्रहण समारोह में सलमान खान और शाहरुख खान को भी बुलाया गया। दोस्तों दोनों शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के अंदर नजर आए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भाजपाई छोटे मोटे कार्यकर्ता नेता या जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है, वो कितना भी शाहरुख खान सलमान खान की बुराई कर ले, लेकिन अंतोगत्वा शाहरुख खान और सलमान खान को बुलाना ही पड़ेगा किसी भी बड़े कार्यक्रम में। जो भी आप लोग की राय हो दोस्तों लिखा जो हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं जय हिंद जबरदस्त। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट भी आगे आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। आपके लाइक से हमें लगातार कॉन्फिडेंस मिलता रहता है और इसी तरीके से सारी निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।